नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक माँ के प्यार और बेटे के लालच के बारे में है। कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए पूरी जरूर सुनिएगा। माँ को जाना था, चली गई। सबने शांति की सांस ली, जैसे माँ का रहना सब पर बोझ रहा हो। जबकि माँ अपना कोई काम किसी से नहीं कराती थी। वे खुद ही इतना सामर्थ्य रखती थी कि दूसरों के 2 काम कर सकती थी। विशेष रूप से राजू और उसकी पत्नी निहारिका बेहद प्रसन्न थे, क्योंकि उनके सपनों को पंख लग गए थे और अब सफलता कुछ ही कदम की दूरी पर थी। आलीशान 6 कमरों वाली कोठी के सामने बड़ा सा हरा मखमली लॉन, तरह तरह के पेड़ पौधे, लॉन में एक झूला, 2 प्रकाश स्तंभ मेन गेट पर और 2 कोठी के मुखद्वार पर। इस कोठी को पाने के सपने जाने कब से राजू और निहारिका की आंखों में पल रहे थे, लेकिन माँ इन सपनों के बीच रोड़ा बनी थी। उनके रहते उनके सपनों में रंग नहीं भर पा रहे थे। बड़ी खीज होती थी उन दोनों को। उन्हें लगता था कि माँ सारे धन पर कुंडली मारे बैठी है, किसी को कुछ बताती भी नहीं है और न किसी से कुछ मांगती है। राजू ने लाख उगलवाना चाहा, लेकिन माँ चुप्पी साध गई। अधिक जिद करने पर कहती, राजू तू व्यर्थ की जिद न कर। जो बात तेरे जानने की नहीं है, हमेशा उसी को जानने के लिए कलह क्यों करता है। मैं तुझसे कोई उम्मीद तो नहीं रखती। माँ, यदि मुझे बता दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? क्या मैं छीन लूँगा? तुम्हें अपने बेटे पर विश्वास नहीं है? हाँ, यही समझ लो कि नहीं है। बस तू मुझे परेशान मत कर। नहीं करूँगा। तुम मेरे साथ चलो। यहाँ अकेले रहती हो, कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन देखेगा? जो बात हुई ही नहीं उसकी चिंता क्यों करता है? फिर ऊंच नीच तो कहीं भी किसी के साथ भी हो सकती है। यहाँ इतने अपने लोग हैं, कोई भी संभाल लेगा। गोपाल और उसकी बहू मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं। अपनों से ज्यादा गैरों पर विश्वास करती हो, यही समझ ले। गैर एहसान तो नहीं जताते, अपने तो अपने होने का एहसास हर पल कराते रहते हैं। जहाँ अपने नहीं होते वहाँ गैर अपनों से ज्यादा होते हैं। माँ बहस पर उतर आती। राजू को थक कर चुप हो जाना पड़ता। एक दिन राजू बोला, माँ, अमित इस कोठी के 1 करोड़ रुपए दे रहा है। इससे ज्यादा कोई क्या देगा? 40 साल पुरानी हो गई है, बेचनी तो पड़ेगी ही। जगह जगह से चूना जड़ रहा है। अब पटना से हमसे बार बार नहीं आया जा सकता, तो इस बार निश्चय करके ही आया है कि कोठी बेच कर ही जाएगा। पर मैंने कहा था कि मेरे रहते कोठी नहीं बिकेगी। मैं अपनी छत क्यों दूं? इसलिए कि मैं अपनी छत बना लूं। क्या गारंटी है इसे बेचकर तू अपनी छत बना लेगा? कल मैं भी बिना छत के हो जाऊंगी। आज मेरा एक ठिकाना तो है, कहने को अपना घर है। तू अपनी छत अपनी मेहनत से बना। यह तेरे पिताजी की मेहनत की कमाई से बनी है। वे तो चले गए, अब इसे भी जाने दूं? तू नहीं समझेगा। मुझे इससे अपने प्राणों से भी ज्यादा मोह है। यह घर नहीं, मेरा सुरक्षा कवच भी है। बड़ी मेहनत से बनाया है। माँ, तू अपनी जिद नहीं छोड़ेगी? नहीं छोड़ भी देती, यदि तूने कोई जमीन का टुकड़ा लेकर डाला होता। मुझे लगता है कि तू गंभीरता से मकान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 20 साल हो गए तुझे कमाते, तुझसे जमीन का टुकड़ा नहीं खरीदा गया। माँ, कुछ बचता ही नहीं। यह तेरी सिरदर्दी है। बचाना चाहेगा तभी बचेगा ना। वहाँ परदेश में पड़ा क्या कर रहा है? यहीं लौट आ। माँ, तुम बेसिर पैर की बातें करती हो। यहाँ आकर क्या करूँगा? वहाँ का जमा जमाया काम छोड़कर बच्चों को भूखा मार दूँ? नहीं आ सकता तो वहीं रह, मेरा सिर ना खा। बिना उठा राजू और फिर कभी न लौट कर आने की कसम खा कर चला गया। उस दिन से माँ ने भी किसी से कोई उम्मीद करनी छोड़ दी। अपनी अकेली दुनिया में ही जीने लगी। मन को समझा लिया कि जिनके बेटा बेटी नहीं होते या परदेश में जाकर बस जाते हैं, वे क्या मर जाते हैं? कुछ दिन के लिए जीवन में ठहराव सा आ गया। मन थोड़ा परेशान रहा, लेकिन वे वक्त की गर्द जाड़ उठ खड़ी हुई। जीवन फिर राह पर आ गया। शांत प्रकृति की शांता, व्यर्थ के आडंबरों से दूर अपनी दुनिया में मस्त रहती। ज्यादा शोरगुल, ज्यादा बातचीत उन्हें कभी नहीं सुहाती। उनके पति ब्रिज मोहन भी उन्हीं की तरह शांत प्रकृति के थे। उनके जाने के बाद शांता और भी शांत हो गई। उन्हें लगा कि जीवन भर वे अपने लिए ही जीती रही, ओढ़ती बिछाती रही। जिस समाज में उन्हें सम्मान, घर परिवार दिया, उसके प्रति भी कुछ फर्ज बनता है। अब कोई जिम्मेदारी भी नहीं है।
थोड़ा वक्त भी है। यह सोचकर उन्होंने एक एनजीओ की सदस्यता ले ली और बच्चों को हस्तशिल्प का प्रशिक्षण देने लगी। बेकार पड़ी चीजों से वे काम की चीजें बनवा लेती। यह शौक उन्हें पहले से था। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वक्त कैसे खिसक रहा है। धीरे धीरे शांता असक्त होने लगी। उम्र अपना प्रभाव छोड़ने लगी। उन्होंने एनजीओ जाना तक बंद कर दिया। घर पर ही बच्चों को सिखाने लगी। कुछ अतिरिक्त आमदनी भी हो जाती, वरना पति द्वारा छोड़े गए पैसों से ही घर खर्च चलाती। बूंद बूंद रिसने से बड़ा घड़ा भी खाली होने लगता है। वह तो उन्होंने होशियारी से काम लिया। पति द्वारा छोड़े गए पैसों से बैंक से एफडीआर बनवाई और उससे मिलने वाले ब्याज से ही वे अपना काम चलाती। घर में एक किराएदार भी रख लिया। देखभाल के साथ किराए की आमदनी भी हो जाती। फिर भी खूब मितव्यता से खर्च करती, पर जरूरतमंद की सहायता अवश्य करती। यह जीवन भी उन्हें रास आ रहा था। कभी कभी बेटी सुमित्रा उनके पास आ जाती या वे उसके पास चली जाती। सुमित्रा ज्यादा दूर नहीं थी। इस बार सुमित्रा आई तो माँ को मोबाइल खरीद और उसमें पैसे डलवा कर दे गई। माँ को मोबाइल चलाना भी सिखा गई। जरूरी नंबर उसमें डाल दिए। अब शांता के लिए आसानी हो गई। अब वे फोन करके इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर को बुला लेती। स्वयं उन्हें दौड़ना न पड़ता, न किसी पड़ोसी को परेशान करना पड़ता। किराने का सामान भी फोन पर ही लिखवा देती। दुकान का नौकर सामान रख जाता। सुमित्रा के साथ साथ वह अन्य रिश्तेदारों से भी बातें कर लेती, यानी टूटते संपर्क फिर से ताजगी से भर गए। सुमित्रा कुछ पोस्ट कार्डों पर पते लिखकर और 2-4 बॉल पेन भी माँ की अलमारी में रख गई और कह गई, माँ चिंता न करना, बीच बीच में आती रहूंगी। पुत्री का स्नेह पाकर पुत्र की तरफ से जो परेशानी उनके दिमाग पर छा गई थी, दूर हो गई। सुमित्रा हर महीने माँ का मोबाइल रिचार्ज करा देती। वक्त अपनी गति से चलने लगा। काफी समय से सुमित्रा को माँ का फोन न मिला, न पत्र। माँ का मोबाइल भी स्विच ऑफ आता। कई बार सोचा कि जाकर माँ का हालचाल ले लूं, पर चाहकर भी गृहस्थी से न निकल पाई। वह रिश्तेदारों से फोन कर माँ की कुशलता लेती रहती। उन्हीं से पता चला कि माँ का मोबाइल खो गया है। शांता को हमेशा पुत्र का भय लगा रहता। रोज ही अखबार में ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती थी कि पुत्र ने संपत्ति के लिए पिता को गोली मार दी, माँ और भाई को फावड़े से काट डाला आदि। राजू की नीयत पर उन्हें हमेशा शक रहता। जब भी राजू आता, वे बेशक बाहर से बोल्ड बनी रहती, लेकिन अंदर ही अंदर डरती रहती और उन्हें अपनी जान का खतरा बना रहता। पता नहीं राजू कब क्या कर दे। यह नहीं कि वे राजू से प्यार नहीं करती थी, लेकिन प्यार का यह मतलब नहीं कि राजू से सम्मान और आदर की जगह गालियां खाए, अपना अपमान और निरादर कराए। उसकी हरकतों के चलते उनका मन उसकी तरफ से हटने लगा था, पर वे अपनी मनोस्थिति किसी पर भी प्रकट न करती। हाँ, इन दिनों उन्होंने वकील से मिलकर अपनी समस्त चल अचल संपत्ति की वसीयत सुमित्रा के नाम बनवा दी। बैंक में जितना भी पैसा था, सब में सुमित्रा को नॉमिनी बना दिया। सुमित्रा को आर्थिक मदद की जरूरत थी, क्योंकि उसके पास कोई और सहारा नहीं था। बच्चा जब गर्भ में था, तभी पति एक दुर्घटना में चल बसे थे और तभी से सुमित्रा अपना संघर्ष अपने आप कर रही थी। सुमित्रा का दुख उन्हें चैन से बैठने न देता। वे अपने मन की बात केवल सुमित्रा से ही कर सकती थी। अभी भी उसकी मदद करती रहती। राजू हमेशा इसी ताक झाक में रहता कि माँ अपना सब कुछ बेटी को न पकड़ा दे और वह हाथ मलता ही रह जाए। इसलिए वह समस्त संपत्ति अपने नाम कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता। ऐसा नहीं कि शांता कुछ समझती न थी। राजू में तो इतना भी अपनापन नहीं था कि कभी बहन का सुख दुख बांटता। वे उसकी लालची प्रवृत्ति से परिचित थी, लेकिन उन्होंने अपनी सोच की भनक किसी को भी न लगने दी। वे सुमित्रा के नाम वसीयत कराकर और अपने खाते में उसे नॉमिनी बनाकर निश्चिंत हो गई कि यदि वे चली गई तो सुमित्रा को परेशानी नहीं होगी, उसका जीवन आराम से कट जाएगा। अभी बैंक से लौटकर बैठी सुस्ता ही रही थी कि डोरबेल बजी। उन्होंने उठकर दरवाजा खोला। सामने राजू खड़ा था। तू इस समय उसे अचानक अपने सामने देखकर शांता अचंभित हो गई। क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? आप इस तरह क्यों चौंक गई? क्यों नहीं आ सकता? लेकिन जब भी आता है फोन करके आता है, इस बार अचानक बिना बताए।
माँ दिल्ली काम से आया था, सोचा आपसे भी मिलूं। अच्छा किया, आ अंदर आ, आराम से बैठ। एक दिन अचानक सुमित्रा के पास चाची का फोन आया कि सुमित्रा दीदी नहीं रही। पिछले कई दिनों से तबीयत थोड़ी ढीली चल रही थी। हमने राजू को भी फोन कर दिया है। यह सुनकर सुमित्रा सन्न रह गई। माँ ऐसे कैसे जा सकती है? जरूर माँ के साथ ऐसा कुछ घटा है जिसे माँ ने किसी को नहीं बताया। सुमित्रा कहाँ रुकने वाली थी? राजू से पहले उसे माँ के पास पहुँचना था। सुमित्रा सूचना मिलने के 2 घंटे में ही माँ के पास पहुँच गई। उसके पहुँचने के पहले ही आसपास के रिश्तेदार आ चुके थे। माँ को देखकर सुमित्रा फूट फूट कर रोने लगी। आज माँ नहीं है, उसका मायका भी समाप्त हो गया। दुखी मन से माँ के पास बैठी। सुमित्रा को अचानक याद आया कि माँ रोज डायरी लिखा करती थी। उसने तुरंत माँ की अलमारी खोलकर डायरी निकाल ली और अंतिम पृष्ठ खोलकर पढ़ने लगी। उस पर 2 दिन पहले की तारीख पड़ी थी। माँ ने लिखा था, आज राजू आया है, उसने सारा गुस्सा थूक दिया है, बड़े प्यार से मिला है, घर का सारा सामान भी लाया है, प्रेम पूर्वक कुशल संक्षेप भी पूछा है, बाजार से गाजर का जूस लाया है, उसने 2 गिलासों में डाला है, मेरे गिलास में कुछ डाला है, कह रहा है मसाला है, इससे स्वाद बढ़ जाएगा। अपने जूस में दूसरी पुड़िया से मसाला डाला है। हम दोनों ने जूस पिया, मुझे स्वाद कुछ अच्छा नहीं लगा। जूस पीने के बाद राजू ने गिलास धोकर रख दिए। माँ जरा बाहर घूम आऊँ, थोड़ी देर में आता हूँ, आप दरवाज़ा बंद कर लेना। कहकर राजू बाहर चला गया। मैं दरवाज़ा बंद करने के लिए उठती हूँ। दरवाज़ा बंद कर डायरी लिखने बैठ जाती हूँ। मन शांत है पर हल्के हल्के चक्कर आ रहे हैं। अब मैं डायरी बंद कर लेट रही हूँ। इसके आगे के पृष्ठ खाली हैं, यानी राजू ने ही जूस में कुछ मिलाकर। सुमित्रा का सिर घूमने लगा। इसका मतलब माँ की मृत्यु को 2 दिन हो गए और राजू यहीं कहीं है और शीघ्र ही आ जाएगा। उसने मोबाइल खोजा। मोबाइल बिस्तर के नीचे छिपा कर रखा गया था और ऑफ था। उसने उसे ऑन करके देखा। माँ ने 4 माह पहले किसी न पहचानने नंबर पर कई बार बात की थी। सुमित्रा ने फोन किया। मैं सुमित्रा, शांता जी की बेटी बोल रही हूँ। आपको माँ फोन करती थी। आप कौन है? अच्छा, आप सुमित्रा हैं। शांता जी कैसी हैं? माँ का कल देहांत हो गया। ओ, बहुत अफसोस हुआ। आपको एक बात बताने के लिए शांता जी ने कहा था आप मुझे अपने फ़ोन से फ़ोन करें। सुमित्रा ने उस नंबर पर बात की। उसके रोंगटे खड़े हो गए पूरी बात सुनकर। उसका मन हुआ राजू के आने से पहले डॉक्टर और पुलिस को फ़ोन कर दे। माँ का पोस्टमार्टम होना चाहिए। माँ मरी नहीं, मारी गई है। अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। अचानक दूसरा विचार मन में उठा, यदि राजू सलाखों के पीछे चला जाता है तो उसके परिवार का क्या होगा? माँ तो लौट कर आने से रही, और यदि यह सिद्ध नहीं हुआ कि राजू हुई, शायद माँ की गति ऐसे ही होनी थी। सब माँ की मौत को स्वाभाविक ही मान रहे हैं। सुमित्रा ने जाकर माँ की अलमारी टटोली। उसमें से माँ की चेकबुक, पासबुक और जेवर गायब थे। हाँ, थोड़ी नकदी जरूर रखी थी। सुमित्रा का मन हुआ कि चीख चीख कर सबको बता दे कि माँ स्वाभाविक मौत नहीं मरी है। माँ का असली हत्यारा कौन है? वह अलमारी बंद कर मुड़ी तो पीछे राजू को खड़ा पाया। उसकी आंखों में ऐसा कुछ था कि सुमित्रा सहम गई। तू इतनी जल्दी पटना से कैसे आ गया राजू? मैं तो यहाँ परसों ही आ गया था और कल मामा जी के यहाँ चला गया था। वहीं माँ की मृत्यु की सूचना मिली। तू माँ की अलमारियों में क्या तलाश रही थी जो तू नहीं तलाश सका? माँ की मौत के दस्तावेज, कहकर सुमित्रा माँ के पास जाकर बैठ गई। दोस्तों, खून के रिश्तों पर लालच भारी पड़ गया। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी यह भावनात्मक कहानी पसंद आई होगी। आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।